जीतना चाहिए था। ये वो टीम नहीं है, ये टीम मेरा ख्याल है यूएई से भी बुरी टीम है। इनकी जो बैटिंग लाइनअप है इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमें ये मैच भी आज का जीतना चाहिए था और बैटिंग में ये बुरी परफॉर्मेंस हमें नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो बात सीधी सी ये है कि भाई हम कब तक ये करते रहेंगे, एक मैच बहुत अच्छा खेलेंगे, एक मैच बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ये कब तक होता रहेगा। उसकी रीजन ये है, उसकी सिर्फ रीजन ये है कि हम शॉट सिलेक्शन हमारे पास नहीं है। हम वही 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करते हैं। हर मैच में हम यही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि हर मैच में ये इस तरह खेलो। तो आप कप्तान की परफॉर्मेंस भी आज देख लें, 116-17 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, 133 में से 40 रन जो है नवाज के हैं। उसके अलावा आप देख लें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद क्या, यही प्रैक्टिस हो रही थी लाहौर के अंदर, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही थी, या पावर हिटिंग की जो प्रैक्टिसें अब्दुल रजाक के साथ मिलकर करवाई जा रही थी, ये प्रैक्टिस हो रही थी। भाई वो जो फैक्ट्री वाले ना वो बल्ले को सीधा बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने सीधा इस वजह से बनाया है कि भाई सीधा खेलना भी सीखो, कवर्स पे खेलना भी सीखो। उन्होंने ये बैट नहीं बनाया कि सिर्फ ऑन साइड पे। जी तनवीर भाई, इस पे तफसील से बात होगी। और आप बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हैं। तो कब हुए कंसिस्टेंट? हम किसी मैच में 170-80 रन करते हैं, किसी मैच में 200 करते हैं, अगले मैच में हम 130 पे आउट हो जाते हैं, कभी 110 पे आउट हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इन प्लेयरों ने भी ना हम सबको डॉज पे रखा हुआ है। एक मैच में करते हैं, बोलते हैं ओ हो जी रिप्लेसमेंट मिल गया जी, रिजवान का रिप्लेसमेंट मिल गया, बाबर का रिप्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। उसके अगले मैच में क्या होगा? ठीक हो गया तनवीर भाई, इस पे मजीद डाइसेक्ट करें क्योंकि अभी तो आगाज है, आगे देखिए होता है क्या। मैं जरा ऑब्वियसली क्योंकि भी जाके हारते हुआ है, तो जिस तरह की सेलिब्रेशन की उससे पता चलता है कि व्हाट इट मेंट टू हिम एंड द टीम। सो उस तरह से अच्छा लगा कि क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है, सीरीज लेवल हो गई है, तो तीसरे मैच का मजा बहुत आएगा। बट एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आज ही सीरीज खत्म जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और तनवीर भाई ने भी यही तज़किरा किया था। तो तनवीर भाई यू नो, जब आप जेसन होल्डर की, अभी सना ने बॉलिंग के हवाले से बात की, बैटिंग के हवाले से फिनिश भी करते हैं, ऑलराउंड भी 1-2 नंबर ऊपर भी आ सकते हैं। जो एक चीज बहुत ही वाज़ेह रही आज उनकी बॉलिंग में वो ये रही कि उन्होंने जिस तरह से पिच कंडीशंस को रीड किया और लेंथ को हिट किया, आई थिंक इट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही हैज पुट अप टुडे फॉर वेस्ट इंडीज। देखिए, जो सना ने बात की है ना जेसन होल्डर के बारे में बॉलिंग में, उसी चीज को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू लेके इस वजह से चलना चाह रहा हूं क्योंकि उससे पहले आप देखें कि शेफर्ड ने जो बॉलिंग की हसन नवाज को, ठीक है, उसने दोनों जो छक्के खाए उसने मुंह पे की उसने बॉलें, और हसन नवाज सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, उसके अगले ओवर में आप देखें, जब जेसन होल्डर बॉलिंग करने आए वो ओवर द विकेट नहीं आए, वो सीधा राउंड द विकेट आए। इससे पता चलता है कि उसको T20 क्रिकेट का कितना आइडिया है, वो कितना क्लेवर है, ठीक है। हाइट का एडवांटेज नो डाउट उसके पास है, आपको नहीं आइडिया होता कि यॉर्कर करेगा, पीछे करेगा, क्या करेगा, लेकिन राउंड द विकेट आके वो बिल्कुल टांगों के बीच में उसने बॉल किया, जो कि उसके पास वो शॉट ही नहीं है। जो मैं बार बार बोलता हूं हसन नवाज के बारे में कि वो स्पिनर पे सीधा खेलता है, फास्ट बॉलर पे भी सीधा खेलता है, जो उसके मुंह पे बॉल मिलता है उसको बहुत अच्छा खेलता है। हिट कर रहे हैं और डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं बैटर्स के लिए। What is wrong with our pacers? पिछले मैच में हमने हारिस रऊफ को देखा, आज हमने हसन अली को देखा, लुकिंग टू द कंडीशंस जो उनसे डिमांड करती है, जैसे जेसन होल्डर ने किया। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, हारिस रऊफ ने लास्ट मैच में भी बहुत बुरी बॉलिंग की। देखिए, ये जो पिच है ना, इस पे अगर फास्ट बॉलर्स के पास वेरिएशन नहीं है तो वो बहुत मार खाएगा। और अगर आप सिर्फ तेज बॉल करने की कोशिश करेंगे और मुंह पे गिर के अगर यॉर्कर डायरेक्ट नहीं लगा, जो हारिस रऊफ कोशिश कर रहे थे, तो आपको सीधे छक्के लगेंगे। अच्छा, हसन अली ने क्या गलती की? हसन अली क्या कर रहे थे? उसने मुतई से 2 छक्के खाए। आप ये देखो, वो सिर्फ बल्ला घुमा रहा था, और उसकी जो बैट स्विंग है, जब वो हसन अली तेज बॉल कर रहा था तो उसकी बैट स्विंग इतनी तेज नहीं है, वो और अगर मैं मोमेंट की या टर्निंग मोमेंट की बात करूं फॉर पाकिस्तान, यू नो, वे वी वेंट रॉन्ग, आई थिंक हो रहा है, लो रह रहा है। तो मुझे तो ये समझ आती है कि भाई, मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, मुझे तो यही समझ आती है कि जब बॉल ब्रेक हो रहा हो, मुश्किल हो रहा हो, उसने तो चांस लेना ही लेना था। तो सलमान आगा को ट्राई करनी चाहिए थी ना। जब वो कप्तान नहीं थे तो वो उनको कहीं ना कहीं बॉलिंग मिल जाती थी। अब जब वो कप्तान बने हैं और उनको ये समझ आनी चाहिए कि यार मैं भी आके ट्राई करूं, क्योंकि मैं ऑफ स्पिनर हूं, मैं इसको ऑफ स्टंप से बाहर
निकालने की कोशिश करूंगा, ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, उसमें ऑन साइड पे खेलना है। देखिए क्रिकेट में आप कहीं ना कहीं चांस लेते हैं, अगर आप डर के पीछे चले गए कि नहीं मैं आ जाऊंगा, मुझे 2 छक्के लग गए, तो सब बोलेंगे यार स्पिनर क्यों आया। नहीं, आपको वहां जाना चाहिए था, क्योंकि स्पिनर्स की जो है वो विकेट थी। दूसरी चीज हसन अली की मैं आपको बात बताता हूँ, आप हमेशा एक चीज देखना, चाहे पीएसएल हो चाहे वो कंडीशंस हो जहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स को नया बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल डालते हैं। अच्छा, उसके बाद जब लास्ट ओवर्स कर रहे हो, जिस तरह हम पीएसएल में भी देखते हैं, जब इनका बॉल रिवर्स हो रहा हो, ये बहुत मुश्किल डालते हैं। ये मैं बार बार एक चीज मैसेज देने की कोशिश करता हूं अपने फास्ट बॉलर्स को, जिनकी हाइट छोटी होती है। हसन अली की हाइट छोटी है, लास्ट ओवर में भी इतना अच्छा ओवर कर रहा था, लास्ट बॉल फिर उसने लेग स्टंप पे कर दिया। तो कंसिस्टेंट रहे एक जगह पे। जब एक चीज पता है कि यार इतनी अच्छी यॉर्कर्स ऑफ स्टंप जो बाहर लग रही हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है आपके पास वैरायटी है, सब कुछ है, लेकिन एक होती हम अपनी गलतियों से ये मैच हारे हैं। थैंक यू सो मच। जब गुदेकेश मोती को उन्होंने प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में, उसका आपको पता था लेफ्ट हैंडर आया ही मारने, वहां पे मैचअप बनता था। वहां मैचअप बनता था कि एक ऑफ स्पिनर आता, उसको जैसे फखर को बाहर करके उन्होंने आउट किया, पहले ही बॉल पे रोस्टन चेज ने उसको आउट। तो ये बनता था मैचअप कि आप उस वक्त आके 1-2 ओवर निकाल जाते। अगर 1-2 ओवर भी वहां पे सलमान अली आगा आके मिडिल में निकाल देते, तो आपके पास नीचे मजीद ऑप्शन बच जाते कि आपने 18वां 19वां ओवर फहीम अशरफ को वगैरह को भी कैसे कराना। मसला ये होता है कि हम अपना 6th बॉलर यूज ही नहीं करें जब हम खेल रहे 7 बॉलर्स के साथ। क्यों हम सिर्फ अपने 5 बॉलर्स के साथ जब जाते हैं, ठीक है, अगर बहुत आउटस्टैंडिंग कोई बॉलिंग कर रहा है तो मुझे समझ आती है आप अपना छठा ऑप्शन यूज ना करें, पर हसन अली को पहले 2 ओवरों में ही तकरीबन 20 रन आ चुके थे। तब भी अगर हम देखते हैं तो वक्तन फवक्तन सना हमें यही लगा कि विकेटें जो है वो हम लूज ही करते रहे। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्डअप नहीं कर पाए। 133 की पिच थी या ज्यादा हो सकता था। बोला स्ट्राइक रेट की बात हुई, उससे ये पूछा गया स्ट्राइक रेट क्या है, मतलब क्या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसने आगे से बोला कि मुझे स्ट्राइक रेट का ना मैं सोचता हूँ ना कुछ, मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, जो सिचुएशन डिमांड करती है मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि जी 170 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे तो भाई यही सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या हमें बॉलर्स ने आउट किया? अगर बॉल इतना ब्रेक हो रहा था या मुश्किल, क्या हमें बॉलर्स ने आउट किया? नहीं, हमें बॉलर्स ने आउट नहीं किया। क्या लेग बिफोर हो रहे थे, क्या बोल्ड हो रहे थे, क्या स्लिपें लग रही थी, क्या क्वाड बैंड हो रहे थे? कुछ भी नहीं हो रहे। साहबजादा फरहान ने क्या शॉट मारा है, मोहम्मद हारिस ने क्या शॉट मारा है, ये स्पिनर पे शॉट हमने ये अगर बॉल इतना ब्रेक हो रहा है तो इस तरह थोड़ी कोई आउट होता है। गलतियां आ रही हैं, 2 मैच लगातार हो चुके हैं इस यूनिट के साथ, क्योंकि अब इतनी रोटेशन हो रही है बॉलर्स की कि आप एक ओवरऑल बात नहीं कर सकते। बट जब आप इस सीरीज की हवाले से बात करें, दोनों मैच वो बोले जब हसन नवाज की इनिंग्स निकाल दें तो बाकी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कोई प्लेजेंट नज़र नहीं आती। आपको देखना पड़ेगा कि और भी तगड़ी टीम्स आएंगी तो आप क्या करेंगे। आज बॉलिंग प्लान्स बहुत बेहतर थे वेस्ट इंडीज़ के। आप अकील हुसैन की बात करें, आप शमार जोसेफ की बात करें, जेसन होल्डर की बात करें, तो उनकी जो बॉलिंग प्लान्स थे, एग्जीक्यूशंस का काउंटर आपके पास सेकंड प्लान क्या है कि अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो हमने स्ट्राइक रोटेशन पे कैसे जाना है, इस पिच के अंदर हमारी रिलीज शॉट्स कौन सी होनी चाहिए, कितना एरियल हमने खेलना है और कब खेलना है, किस बॉलर के ऊपर खेलना है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इनको मजीद और प्लान करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली तनवीर भाई, अगर हम प्लेइंग 11 के हवाले से बात करते हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं लगता कि शायद बैटिंग में कोई तब्दीली होगी, लेकिन आप देखते हैं कि शायद हारिस नीड्स टू कम बैक एंड हसन नीड्स टू बी रेस्टेड। यार कोई पता नहीं, हारिस दोबारा आ जाए फिर वैसी बॉलिंग कर जो पहले मैच में की है, कोई पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, कुछ पता नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हमारी बॉलिंग में या बैटिंग में, क्या पता वो 2 फास्ट बॉलर के साथ चला जाए, बाकी एक और स्पिनर डाल दे, इनकी प्लानिंग हो सकता है बदल जाए। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं और जो बैटिंग लाइनअप वेस्ट इंडीज की थी उसके आगे हमारी बॉलिंग इतनी बुरी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी। तो आप रिकमेंड क्या करेंगे? वो तो चले जो तब्दीली करेंगे, आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ इब्रार को भी लाए ना वापस, क्यों ना लाए आप इब्रार को लाए, आप इसको हसन अली को रेस्ट करवा दें, आप फहीम अशरफ से गेंद करवाएं और शाहीन अफरीदी से करवाएं, 2 फास्ट बॉलर होंगे, उसके बाद आप स्पिन पे जाएं। क्योंकि यहाँ तो पहले मैच में भी देखा और आज के मैच में भी देखा, बॉल यहाँ स्पिनर्स पे इतनी ज्यादा आसानी से खेला नहीं जा रहा, हिट्स भी इतनी आसानी से नहीं लग रही। तो इब्रार एक वन बॉलर है, मैंने इसीलिए तो आपको बोला है
कि हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, पार्ट टाइमर्स के चक्कर में हम ये ना हो कि हम अपने जेन्युइन बॉलर्स को भी सही तरीके से यूटिलाइज ना कर सके। तो अब एक एक तो बराबर हो गया है। मुझे अभी भी उम्मीद है ये सीरीज जीतेंगे, लेकिन अगर स्पिनर्स हो परफॉर्म करे तो जाए स्पिनर्स पे। और जो शॉर्ट सिलेक्शन हमारे बैट्समैनों ने खेली है, ये इससे बेहतर प्लेयर है। लेकिन बात ये, हम जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आके बस एक ही साइड पे खेलते हैं और छक्के छक्के मारने की कोशिश करते हैं। नया बॉल है, यूटिलाइज करें, सर्किल को चारों तरफ खेलने की कोशिश करें। आप देखना कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो नेक्स्ट मैच में नजर आएगी और कंसिस्टेंट बेसिस पे नजर आएगी अगर आप ये इस तरह खेलने की कोशिश करें। ठीक हो गया तनवीर भाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक जो खदशा है और जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे वो ये कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन कब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए, क्योंकि एशिया कप इज नाउ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जब तक माइक हैसन है। ठीक है। क्योंकि माइक हैसन के जो एक्सपेरिमेंट के जो तरीके कार है वो मेरी समझ से बाहर है कि सारे ऑलराउंडर्स बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह तो भाई टीम नहीं होती है। 2-3 ऑलराउंडर्स होते हैं, या तो बहुत तगड़े किस्म के जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं तो आप उनको लेके चले, वरना ज्यादा से ज्यादा 2 ऑलराउंडर्स होते हैं। एक आध फास्ट बॉलर में होता है, एक आध स्पिन में होता है, बाकी आपके जेन्युइन होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? आपका एशिया कप भी नजदीक आने वाला है, उसके बाद मतलब ये क्या होगा ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होने का बहुत बहुत बात की है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत ज्यादा उनकी शमूलियत रही है और फिर नेशनल साइड इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हम कब तक चलाएंगे? देखिए, इसमें खाली माइक हैसन ही जिम्मेदार नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन उनके आने से पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये हम लोगों की सिलेक्शन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन माइक हैसन को भी टाइम देना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे कप्तान हो, कोच हो, आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, उनके तरीक़ेकार हमसे मुख्तलिफ ज़रूर है, हमारी सोच कुछ और कहती है, उनकी सोच कुछ और कहती है, पर उनकी सोच को पूरा होने का मौका तो दें। देखें तो सही कि वो अगले 2-4 महीने, 6 महीने करते क्या है इस टीम के साथ। वर्ल्ड कप से पहले तो अब नहीं बदलना चाहिए, खुदारा कोच नहीं बदलना चाहिए। आप उनसे बात करके उनकी स्ट्रैटेजीज को फाइन ट्यून जरूर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें नजर आई कि रिजिडिटी नहीं नजर आई। अगर उन्होंने शुरू में फ़खर और साइम को ओपन पे कर दिया था कि यही करेंगे, तो जब साहबजादा ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि उनको नजर आया कि इनको खिलाना लाजमी है, तो उसको भी चेंज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो रिजिड है, और अगर अनलेस ही इज रिजिड, तब तक आई थिंक हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। सो एज लॉन्ग एज अगर हम अपनी गलतियों, इट्स अ न्यू टीम स्टिल, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। बिल्कुल ऐसे ही। और एज अ होस्ट या एज अ मेजबान मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी जो स्पीकर्स हैं उनको पूरा मौका जरूर मिले। तो तनवीर भाई को मैंने इसे जाने दिया, मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तनवीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं आखिरी एक सवाल है, सना से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए, तो बात बोली है ना कि हेड कोच के बारे में, कि सिर्फ हेड कोच को आप कुछ ना बोले और लोग भी इसके साथ होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो सिर्फ बाबर आजम एज अ कैप्टन खराब की है, तो आप इसमें क्या कहती है? सिर्फ बाबर ने एज अ कैप्टन खराब की, इसमें और लोग भी थे? जी नहीं, मेरे ख्याल से आप अगर पुराने सारे इंटरव्यूज देखें तो बहुत डिटेल में बाबर के ऊपर डिस्कशन हुई है। आई थिंक वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम में से मेजॉरिटी लोग जब उनकी बैटिंग के ऊपर बात करते हैं बहुत सोच समझ के। हाँ, टेक्निकली मैं अभी भी समझती हूँ कि ही वॉज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट एज ए कैप्टन, बट एज ए प्लेयर, एज ए बैटर उनकी बहुत ज़्यादा स्किल है। गलती सिर्फ वहाँ पर आई जहाँ प्रोलॉन्ग किया रिजवान और बाबर का ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बहुत देर कंटिन्यू करना। वो एक टीम में भी खेल सकते थे 11 में, अगर साथ 1-2 बीच में फ्लोटर बैटर्स, क्योंकि उनकी बैटिंग के वक्त इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर जैसे इस बैटिंग लाइनअप पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि हारिस कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, आप रिजवान के साथ या बाबर के साथ ऐसे नहीं कर सकते थे। उनको आपको कांस्टेंट नंबर्स देने थे। तो